सो हेलो एवरीवन। हम ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बायोलॉजी का, दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हमने बेसिकली ये पढ़ा है कि माइक्रोब्स कैसे यूजफुल हैं ह्यूमंस के अलग अलग कामों में, लाइक अलग अलग सेक्टर्स में, वर्क सेक्टर्स में, लाइक इंडस्ट्रीज में, हाउस होल्ड्स में, इन सारी चीजों में। उसमें हमने अल्कोहल पढ़ा, तो यूजेस सारे हम उस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो एक ये न्यू चैप्टर है, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये चैप्टर नंबर 8 है एनसीईआरटी का। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि वही माइक्रोब्स कैसे हार्मफुल है हमारे लिए, हमें कौन कौन सी बीमारी वो कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले आता है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, दैट इज हेल्थ क्या होती है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो हेल्थ को कैसे हम डिफाइन करेंगे वो यहाँ पे पढ़ेंगे। हेल्थ की डेफिनेशन क्या होगी, तो फर्स्ट चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि जो हेल्थ है उसकी डेफिनेशन दी किसने, तो वो दी है WHO ने। जो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, WHO ने, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ की डेफिनेशन दी है कि हेल्थ का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान है वो फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर वो ठीक ठाक है, उसमें पूरी वेलबींग प्रेजेंट है, तो वो इंसान हेल्दी है। ठीक है, ये WHO की एक लाइक टर्मिनोलॉजी है, उनका एक क्राइटेरिया है ये चीज डिपिक्ट करने का कि कोई इंसान हेल्दी है कि नहीं है। ठीक है, हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, कि वो इंसान फिजिकली भी ठीक ठाक दिख रहा है, मेंटली भी अच्छा बिहेव कर रहा है, और सोशली अगर सोसाइटी में आके इंटरेक्ट करना है उसको, तो वो सोशली भी अच्छा बिहेव कर रहा है। तो ये हो गई हमारी हेल्थ की डेफिनेशन यहाँ कवर। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि हम जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक पर्टिकुलर इंसान की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स होंगे जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। फर्स्ट चीज आता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी जेनेटिकली हम देख रहे हैं। ठीक है, जेनेटिकली हम देख रहे हैं कि उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं जो कि उसकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं। मान लो कोई इंसान है, उसकी फैमिली हिस्ट्री में ही डायबिटीज है। ठीक है, उसको जेनेटिक अपने मतलब लाइक जो एंसेस्टर्स हैं उसके, वो स्टार्टिंग से उसको फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस इंसान को हम चाह के भी ये चीज कम नहीं कर सकते, सिम्टम्स कम कर सकते हैं, लेकिन उसको डायबिटीज होगा ही होगा, क्योंकि वो जेनेटिकली हेल्थ इशू चलता आ रहा है उसकी फैमिली में। ठीक है, डिसऑर्डर्स, अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते क्या है, डिसऑर्डर्स विच द चाइल्ड इनहेरिट कर रहा है फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ, उसे बाय बर्थ ही बीमारी रहती है, कि बाय बर्थ उसको डायबिटीज है, बाय बर्थ उसको एड्स है, मतलब बाय बर्थ उसको प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है इन्फेक्शन। उस पर्टिकुलर इंसान को ऐसा हो सकता है कि उसका जितना भी लाइफ स्पैन है उसमें बेसिकली उसको क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर पैथोजन से अटैक हो गया, उसको वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, तो उसको कोई इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन तो आजकल बहुत कॉमन है। ठीक है, कॉज्ड ड्यू टू पैथोजेंस, अलग अलग पैथोजन से वो बीमारी हो सकती है। अब बात आती है पैथोजेंस कौन होते हैं, ऐसे माइक्रोब्स जो कि बीमारी कॉज करते हैं, कोई भी पैथोलॉजी कॉज कर रहे होते हैं, उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं इस चीज को, माइक्रोब्स विच कॉज एनी पैथोलॉजी, वो पैथोजेंस होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई वो पैथोलॉजी कॉज करेंगे, कोई ना कोई डिजीज कॉज करेंगे, वही कौन होंगे, पैथोजेंस। ठीक है, दे आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजन और माइक्रोब में यही डिफरेंस है कि ऐसे माइक्रोब्स, मतलब माइक्रोब्स की ही एक क्लास है पैथोजेंस की, जो कि बेसिकली डिजीज कॉज कर रही होगी। डिजीज का मतलब ही क्या है, पैथोलॉजी का मतलब क्या है, डिजीज, कोई बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया इन्फेक्शन। नेक्स्ट चीज आती है लाइफस्टाइल। कोई इंसान है, वो कैसी लाइफस्टाइल में रह रहा है, हेल्दी इन्वायरमेंट में रह रहा है कि नहीं रह रहा, कंटामिनेटेड वाटर तो नहीं पी रहा कहीं। ठीक है, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रख रहा है कि नहीं रख रहा, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है। ठीक है, तो उससे भी होता है कि हेल्थ इफेक्ट होती है बेसिकली, कि अगर किसी की लाइफस्टाइल अच्छी है ही नहीं, वो कंटामिनेटेड वाटर पी रहा है, उसको मतलब इतनी फैसिलिटीज है नहीं। ठीक है,
जो सैनिटरी जितनी भी लाइक उसको सैनिटरी जो भी फैसिलिटीज होती हैं वो उसको बिल्कुल अवेलेबल नहीं हो रही हैं, तो उसके केस में क्या होगा, उसको इन्फेक्शन होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, लाइक उसका पूरा इन्वायरमेंट ही बहुत ज्यादा इन्फेक्शन से घिरा हुआ है। लाइक जो लोग स्लम एरियाज वगैरह में रहते हैं तो वो जगह बहुत ज्यादा अगर क्लीन नहीं रहती, वहाँ पे क्लीनलीनेस की कमी है, तो उस केस में क्या होगा कि उस इंसान को अलग अलग इन्फेक्शन लगने का डर रहेगा। तभी हमें समझाया भी जाता है कि हमें हमेशा अपने आसपास के इन्वायरमेंट को बिल्कुल क्लीन करके रखना है। ठीक है, तो वही कह रहा है लाइफस्टाइल किसकी कैसी है, कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, इंक्लूड्स द हैबिट्स, हमारी खुद की हैबिट्स कैसी है। हैबिट्स का मतलब क्या है कि हमारी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने वाली हैबिट्स है भी कि नहीं है, कि हम बेसिकली वैसी हैबिट्स को अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे। वही चीज कह रहा है दैट वी हैव और लैक। हो भी सकती है ऐसी अच्छी हैबिट्स, नहीं भी हो सकती, सच एज इनटेक ऑफ फूड एंड वाटर। खाना जो खा रहे हैं वो ऐसा तो नहीं खा रहे कि कंटामिनेटेड वाटर पी लिया। ठीक है, वो जो फूड हम खा रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कि कोई फ्रूट हम लेके आ गए, हमने उसको धोया नहीं और बस इनटेक कर लिया उस फ्रूट का, तो वो भी नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। लाइक कोई इंसान है वो ऑफिस में काम कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत वर्कलोड रहता है, ठीक है, और हुआ क्या कि उसने कभी रेस्ट लिया नहीं अपनी लाइफ में, तो ऐसे बहुत सारी न्यूज भी आती है कि उसने रेस्ट ही नहीं लिया तो उसकी वजह से उसको इतना वर्कलोड हो गया कि उसको कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। ठीक है, कोई ना कोई डिसऑर्डर उसमें एक्यूमुलेट कर जाता है। एक्सरसाइज तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको करनी चाहिए। एक्सरसाइज अगर हम नहीं कर रहे अपनी डेली बेसिस पे, या फिर ऐसा तो होना चाहिए ना कि आजकल हर इंसान बिजी है, पूरे दिन में उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि वो एक्सरसाइज करे ना करे, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करोगे तो दिक्कत होती है। दिक्कत कैसे होगी कि तुम्हारे मसल्स हैं, मसल्स जो है वो बिल्कुल कॉन्ट्रेक्चर फॉर्म कर लेंगी। ठीक है, उनमें स्पाज्म हो जाएगा, मसल्स में स्पास्टिसिटी हो सकती है, मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते हमारे, उसमें क्या होगा पूरा जाम हो जाएगा वो। तो मूवमेंट करते रहनी चाहिए। एक्सरसाइजेस भी लाइफस्टाइल का एक अच्छा पार्ट है जो कि हमें अपनी लाइफ में बिल्कुल अपनाना चाहिए उसको, विच वी गिव टू आवर बॉडी। तो वही है कि कुछ हैबिट्स हैं जो कि हम अपनी बॉडी में इनकलकेट कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं ताकि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। अगर हम अपने डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे, मूवमेंट्स नहीं कर रहे, अच्छा खाना पीना नहीं खा रहे, तो उस केस में वो इंसान 110% वो बीमार पड़ेगा ही, क्योंकि उसकी हैबिट्स अच्छी नहीं है, लाइफस्टाइल को अपना इंप्रूव करके नहीं रख रहा। when people are healthy they are more efficient to work। अब क्या है, अगर किसी भी काम में हम हैं, कोई भी काम हम कर रहे हैं लेकिन हम हेल्दी ही नहीं है, हर तीसरे दिन तो हम बीमार पड़ रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हम उस काम को उतना एफिशिएंटली वर्क कर नहीं पाएंगे। ठीक है, एफिशिएंट होगा ही नहीं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो इंसान हेल्दी है वही अपने काम में बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। जो बार बार बीमार पड़ता रहता है वो हर तीसरे दिन तो छुट्टी लेने लग जाएगा, तो उसके काम में एफिशिएंसी कभी रहेगी ही नहीं, विच इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। अब वही बात है, जितना वो इंसान हेल्दी है उतना अच्छा काम करेगा, उतना ऐसा होगा कि मान लो किसी लाइक ऑफिस वगैरह में वो इंसान काम कर रहा है, वो हर दिन हेल्दी है, खुश होके जाता है, अच्छे से काम करता है क्योंकि हेल्दी है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत एफिशिएंटली काम करेगा, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वो एक दिन में बहुत अच्छे से काम सारे कर सकता है, जो भी उसको टास्क वगैरह मिलेंगे वो बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट कर लेगा। एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, अब अच्छा काम करेगा तो प्रमोशन भी मिलेगा उसको, है ना, बहुत अच्छे से वर्क करेगा तो उसकी सैलरी भी उसको उस हिसाब से मिलेगी। जो इंसान छुट्टियां इतनी कर रहा है अपने काम में जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हेल्दी नहीं है, उसको हर तीसरे दिन कोई ना कोई हेल्थ इश्यू हो जाता है, तो वो इंसान कभी कभी भी अपनी लाइफ में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कभी भी इमेजिन कर ही नहीं सकता, प्रोस्पेरिटी फिर आने वाली ही नहीं है क्योंकि वो एफिशिएंट नहीं है अपने काम को लेके। तो वही इन्होंने बोला है कि अगर कोई इंसान हेल्दी है तो हेल्दी से क्या होगा कि बेसिकली वो एफिशिएंट होगा, और एफिशिएंट होगा तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी। ठीक है, वही ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि होना चाहिए ऐसा कि हर इंसान को हेल्दी रहना चाहिए ताकि वो एफिशिएंटली अपना काम कर सके, और फिर उसकी वजह से उसकी लाइफ में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, तो यही आपको समझाए कि क्या क्या फैक्टर्स थे। तो क्या हो गया, एक तो जेनेटिक, दूसरा हो गया इन्फेक्शंस की कौन कौन से इन्फेक्शंस प्रेजेंट है। ठीक है, देन तीसरा आ गया लाइफस्टाइल कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, यही चीजें हैं जो कि हेल्थ को डिटरमाइन करती हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब बात कह रहे हैं द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ये तो हो गया जो पहले हमने पढ़ा
कि हेल्थ को अफेक्ट कौन से फैक्टर्स करते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि अगर हमको गुड हेल्थ रखनी है अपनी, एकदम हर एस्पेक्ट को लेके हमें बिल्कुल हेल्दी बनना है, तो उसमें हमें क्या क्या फैक्टर्स इनकलकेट करने चाहिए। तो वही बता रहा है कि गुड हेल्थ के लिए कौन से होने चाहिए। पहला है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हमने पहले भी पढ़ा है बैलेंस डाइट के बारे में कि बैलेंस डाइट कैसा डाइट होता है, कि एक ऐसा डाइट जो हम अपने डेली बेसिस पे खा रहे हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट में, कि लेकिन उसमें उस पर्टिकुलर डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर प्रोपोर्शंस में होने चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, कि प्रोटीन इतना, विटामिन इतने, मिनरल्स इतने, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स इतने, फैट्स इतने। अगर वो नहीं है डेली बेसिस पे, तो फिर पर्टिकुलर किसी ना किसी हमें न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो बैलेंस डाइट होना चाहिए। द डाइट विच कंटेन्स, ये डेफिनेशन भी आ सकती है, ऑल काइंड्स ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में। अगर पर्टिकुलर अमाउंट में नहीं होगा तो हमें किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की आगे चल के डेफिशिएंसी हो सकती है, कि इफ नॉट प्रेजेंट तो उस केस में क्या होगा, हमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी। होता है ना, लोग बोलते हैं कि हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की हमको डेफिशिएंसी हो गई, आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, फीमेल्स में आजकल इतनी कॉमन है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी उसको हो गई, आयरन की डेफिशिएंसी हो गई। तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से लोग फिर जूझते हैं इस प्रॉब्लम से, क्योंकि वो अपने बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर अमाउंट में नहीं खा रहे हैं। देन आता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब है कि वो इंसान अपनी साफ सफाई रखता है कि नहीं रखता, प्रॉपर नेल्स कट किए जाते हैं कि नहीं किए जाते, क्योंकि वही है कि पर्सनल हाइजीन सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये चीज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोली है कि हमें बेसिकली सबसे पहले अपनी खुद की हाइजीन का ध्यान रखना है, तभी हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हैं। खुद ही साफ नहीं रहते तो हम फिर आगे कौन सा इनिशिएटिव लें, ठीक है, सबसे पहली शुरुआत खुद से होती है। तो वही उसने बोला है कि पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, कि हर चीज का हम प्रॉपर डिस्पोजल करें। अगर मान लो अगर फीमेल्स है तो वो अपने पीरियड्स के टाइम पे लाइक पैड्स वगैरह उनका प्रॉपर डिस्पोजल करें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस का एक पर्टिकुलर एक रूट होता है, कि उन चीजों से भी इन्फेक्शंस फैल सकते हैं। अगर उनका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी, ठीक है। नेक्स्ट में आती है रेगुलर एक्सरसाइज। इंसान को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज इज समथिंग, कि एक्सरसाइज बहुत सारी बीमारियों से हमें छुटकारा दिलवा सकती है, ठीक है। मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन इज वेरी गुड थिंग। ये किस लिए होती है, माइंड रिलैक्सेशन के लिए। जिन लोगों को माइग्रेन है, ठीक है, हेडेक्स रहते हैं, माइग्रेन रहती है, हेडेक से हेडेक का एक साइंटिफिक नेम माइग्रेन बोल देते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को माइग्रेन्स बहुत ज्यादा रहता है, हेडेक रहता है, तो उसका सबसे इजी यही है कि दवाइयां उतनी नहीं खानी चाहिए जितना हमें अपने पर्टिकुलर लाइफस्टाइल पे और फोकस करना चाहिए। योगा कर ली, सुबह जाके मॉर्निंग वॉक्स पे चले गए, एक्सरसाइजेस कर ली, ठीक है। तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है माइंड को काम करने के लिए। एंजाइटी से भी ये छुटकारा देता है फिर, ठीक है। किसी इंसान को डिप्रेशन है, आजकल बहुत कॉमन है ये, ठीक है, क्योंकि वर्कलोड इतना ज्यादा हो गया सबकी लाइफस्टाइल में कि किसी को इतना टाइम होता ही नहीं है कि अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखें। लोगों की फिजिकल हेल्थ फिर भी ठीक हो जाएगी, उस इंसान को कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, कोई पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर भी नहीं है, लेकिन मेंटली वो खुद का ध्यान नहीं रखता। इस चीज के बारे में हमेशा बात करनी चाहिए कि मेंटल हेल्थ मैटर्स फॉर एवरी पर्सन, ठीक है। फिर आता है योगा। योगा भी इंपॉर्टेंट है। योगा के बारे में आजकल इतने कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं कि योगा को और ज्यादा हम अपनी लाइफ में इंकलकेट करें, इनिशिएटिव्स इतने ज्यादा आ गए हैं। इसलिए यही चीज आपको समझाई जा रही है कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ पर्टिकुलर चीजों को और ज्यादा इन्वॉल्व करें, लाइक योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, तो हम एक पर्टिकुलर वेलबींग अचीव कर सकते हैं, हम और ज्यादा हेल्दी रह सकते हैं। तो ये कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जो ये सब है, रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, ये सब क्या है, एक पर्टिकुलर हेल्दी हैबिट्स है जो कि होनी चाहिए हर इंसान को, इन्हें अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए, हेल्दी हैबिट्स, ठीक है। और ये तीनों हेल्प कर रही है किस लिए, कि हम एक गुड हेल्थ को मेंटेन कर सके अपनी लाइफ में। अगर गुड हेल्थ को हमें मेंटेन करना है तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। बैलेंस डाइट लेनी चाहिए एक तो, पर्सनल हाइजीन, देन रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है।
तो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, aspects which are needed to be added to achieve good health। अब कुछ aspects हैं कि और चीजें हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो कुछ aspect कौन से हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए कि गुड हेल्थ और ज्यादा मेंटेन की जा सके, अचीव की जा सके। नेक्स्ट पे आता है, देखो, अवेयरनेस अबाउट डिजीज। लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई बीमारी है, डायरिया है मान लो, तो पता होना चाहिए कि हाँ यार ये कंटामिनेटेड वाटर से फैलती है। लोगों को नॉलेज ही नहीं है तो फिर वो उस चीज में फिर प्रिकॉशन नहीं रख सकते ना। तो इसीलिए बोला है कि अलग अलग लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए अलग अलग डिजीज की, सबको ऑलमोस्ट, ठीक है, सारी डिजीज की नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए अलग अलग कैंपेन्स लगाए जाते हैं, लाइक मलेरिया के बारे में, ठीक है, डेंगू, इसके लिए तो नॉर्मल है डेंगू, देन चिकनगुनिया, ठीक है, एड्स, एड्स के कैंपेन चलते हैं, ठीक है। तो इन बीमारियों के बारे में लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं होगी तो फिर वो प्रिकॉशन नहीं रख सकते। अगर उनको पता, मान लो लोगों को ये पता ही नहीं है कि हाँ जी जो निडल्स हैं, जो इन्फेक्टेड निडल्स है, जो यूज निडल्स है, उनसे एड्स होने के चांसेस होते हैं, एड्स एचआईवी होने के उनके चांसेस होते हैं। अब लोगों को ये चीज नॉलेज है ही नहीं, तो लोग क्या करेंगे कि उतना प्रिकॉशन रख ही नहीं पाएंगे। नॉलेज जहां नहीं है वहां पे लोग प्रिकॉशन भी नहीं रख सकते। नॉलेज भी नहीं है तो प्रिकॉशन भी नहीं है। नॉलेज है लोगों को तो लोग कोशिश करेंगे कि हाँ जी प्रिकॉशन भी रख लें, कि अगर उनको पता है कि हाँ यार इन्फेक्टेड निडल्स से जो एड्स है उसकी बीमारी फैलेगी, तो लोग उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो अवेयरनेस होनी चाहिए मल्टीपल डिजीज की। देन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। आसपास जितने भी वेस्ट प्रेजेंट है उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट है, वेस्ट पे जितने भी, वेस्ट पे ही तो सारे माइक्रोब्स वगैरह जो है वो ग्रोथ कर रहे हैं। अगर उसी वेस्ट पे वो ग्रोथ करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उनका प्रॉपर डिस्पोजल, प्रॉपर ट्रीटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट में आता है कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। हमें पता है वेक्टर्स कौन है, अगर मलेरिया है तो इसके केस में कौन है, फीमेल एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलीज। तो इस केस में क्या होता है कि इन वेक्टर्स को हमें कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए आते भी हैं कि कैंपेन्स वगैरह चलाए जाते हैं, और उसमें यही बताते हैं कि मलेरिया वगैरह जो ये मलेरिया, डेंगू, इनके जो वेक्टर्स होते हैं, जो मच्छर वगैरह होते हैं, वो स्टेगनेंट वाटर में ग्रोथ करते हैं। ये हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो वो हमें पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर वेक्टर है ये इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ग्रोथ कर रहा है, तो उस इन्वायरमेंट को हमें अवॉइड करना चाहिए कि पानी कहीं रह ना जाए। लाइक कहीं पे भी स्टेगनेंट वाटर नहीं रहना चाहिए, लाइक कूलर्स में, ठीक है, जो गमले वगैरह होते हैं, प्लांट्स वगैरह होते हैं उनमें। तो उन चीजों में हमें ऐसे इन्वायरमेंट को अवॉइड करना चाहिए जहां पे वेक्टर्स की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पर्सनल हाइजीन तो है ही, पर्सनल हाइजीन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर जगह हाइजीनिक एनवायरनमेंट हम बना के रखें, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब स्टार्ट करना है हमें डिजीज। एक बार पीछे वाला भी रिवाइज कर लेते हैं इसको। हाँ जी, इसमें क्या था कि एस्पेक्ट्स कौन से हैं जो कि गुड हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो वो सारा हमने पढ़ लिया। अवेयरनेस अबाउट डिजीज, ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, देन कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। प्रॉपर हाइजीन सबको मेंटेन करनी चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अब हमें स्टार्ट करने हैं डिजीजेस। डिजीजेस मतलब कि बीमारियां। तो डिजीज होती क्या है और कितने टाइप्स की होती हैं, उनको कॉज कौन करता है, उनके सिम्टम्स क्या है, और ऐसी क्या कंडीशंस अपनाई जाएं कि वो डिजीज हम मिनिमाइज कर सकें, उनके रिस्क को मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं। तो डिजीज, लेट्स स्टार्ट डिजीज। फर्स्ट है द कंडीशंस इन विच वन और मोर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर नॉट वर्किंग। कि या तो एक ऑर्गन पे अफेक्ट करेगी या फिर और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनको वो वर्क नहीं करने देगी, ठीक है, या तो एक ऑर्गन को या फिर मोर ऑर्गन्स को। नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस, सॉरी इसे करेक्ट कर लेना, दिस इज साइन। अगर कोई भी डिजीज किसी को होता है तो हम देखते हैं कि इसको ये साइन प्रेजेंट है,
मतलब न्यूमोनिया हुआ है तो उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। रेस्पिरेटरी कंडीशन कौन है, अगर रेस्पिरेटरी कंडीशन प्रेजेंट है उसको, तो सबसे पहले क्या होगा कि उसको डिस्निया होगा। डिस्निया इज द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। तो साइंस और सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे उसमें, आर कॉल्ड डिजीज। तो ये क्या होते हैं, डिजीज। मतलब कि डिजीजेस ऐसे टर्म्स है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम ये कैरेक्टराइज करते हैं कि इसको ये साइन और सिम्टम प्रेजेंट है, तो उसमें फिर चेक करेंगे कि कौन सा ऑर्गन या फिर पर्टिकुलर ऑर्गन्स इस पर्टिकुलर डिजीज में काम नहीं कर रहे। मान लो कि इसको रेस्पिरेटरी कंडीशन है, ठीक है, एस्थमा है, तो उसे ब्रोंकियोल्स ठीक से वर्क नहीं करेंगी, एल्वियोलाई में कुछ इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। ब्रोंकाई की जो वॉल्स हैं, एल्वियोलर वॉल्स जो है उनमें इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वही ये बता रहा है कि साइंस और सिम्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, उनको देखते हुए हम ये बताते हैं कि इसको पर्टिकुलर डिजीज प्रेजेंट है कि नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीज आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीज, जो कि डिजीज कर रहे हैं, आर कॉल्ड पैथोजेंस। इनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिजीज, अब हमें ये समझ आ गया कि डिजीज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, डिजीज की डेफिनेशन। अब हमें ये बताना है कि टाइप्स ऑफ डिजीज क्या क्या है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिजीजेस आर, पहला आता है कंजेनाइटल और जेनेटिक डिसऑर्डर। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था चैप्टर की। तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है कि जो कि स्टार्टिंग से उस इंसान को बीमारी है, मदर फादर से इनहेरिट हुई है, पेरेंट्स से इनहेरिट हुई है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, फैमिली हिस्ट्री में स्टार्टिंग से चल के आ रही है। मान लो डायबिटीज है, किसी की फैमिली हिस्ट्री में उसको डायबिटीज है, फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज प्रेजेंट है, तो वो आगे तक जाएगी, ठीक है। आगे तक मतलब हर इंसान को वो प्रेजेंट होगी, और उसमें हम उसको क्योर करने के आगे ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट जरूर होगी क्योंकि वो जेनेटिक है, ठीक है। जेनेटिक अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट होती है, लिखा भी है प्रेजेंट बाय बर्थ। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम बाय बर्थ, बचपन से ही उसको है। कहां से इनहेरिट हुई है, इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स, हिज आर पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स से आई है, तो बाय बर्थ प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, ये हम जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि व्हाट इज डाउन सिंड्रोम। ये जेनेटिक्स में इसका आंसर है, आप कमेंट भी कर सकते हो इसको, ठीक है, जिसको भी इसका आंसर पता है कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो वही बताया रहे हैं कि पहला जो डिजीज है, टाइप ऑफ डिजीज है, उसमें क्या है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, कंजेनाइटल है, बाय बर्थ उसको प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट पे आते हैं। अब दूसरा होता है, एक तो था कि जेनेटिक बाय बर्थ प्रेजेंट है, दूसरा है एक्वायर्ड, जो वो अपने लाइफ स्पैन में, अपने पूरे लाइफ स्पैन में वो एक्वायर करेगा, कोई इन्फेक्शन हो गया उसको, ठीक है। तो एक्वायर्ड कौन से होते हैं, दे आर डेवलप्ड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद, बर्थ से ही प्रेजेंट नहीं है, बर्थ के बाद उसको हो रहे हैं, आफ्टर बर्थ। मोस्टली इन्फेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा इसमें इन्फेक्शन होता है, सबसे ज्यादा इसमें क्या होगा, इन्फेक्शन। फॉर एग्जांपल एड्स, एड्स का एक इन्फेक्शन है, एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। व्हाट इज एड्स, वायरस से होता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम caused by HIV वायरस। ये हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में इसी चैप्टर में, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो एक्वायर्ड डिजीज है, ये मोस्टली जितने भी लोग हैं, जो पर्सन हैं, उनमें क्या होगा कि ये आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ वो एक्वायर कर रहे हैं अपने पूरे लाइफ स्पैन में। फॉर एग्जाम्पल एड्स, और इसमें मोस्टली इन्फेक्शन होते हैं। इन्फेक्शन कौन से हो रहे हैं, बैक्टीरिया से हो रहे हैं, फंजाई से हो रहे हैं, वायरस से हो रहे हैं, दे आर इन्फेक्शन। तो एक्वायर्ड मोस्टली जो इसमें आएंगे वो इन्फेक्शन आते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। एक्वायर्ड हम देख रहे हैं एक्वायर्ड कितने टाइप्स के होंगे,
तो पहला है कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज, जो कि फैल सकते हैं, कम्युनिकेट हो सकते हैं आपस में, ठीक है। तो कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज कौन से हैं? इसमें बहुत सारे टाइप के आएंगे। अगर कम्युनिकेबल की बात करें, इन्फेक्शियस डिजीज की कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लें। तो इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होता है कि पर्टिकुलरली इन्फेक्शन, पैथोजेंस आएंगे, पैथोजन कॉज कर रहे हैं इन्हें, और ये आपस में फैल सकते हैं, कम्युनिकेबल होते हैं कि अगर कांटेक्ट में आ गए किसी इन्फेक्शियस पर्सन के, तो ये जो पर्टिकुलर डिजीज है ये वहां पे स्प्रेड आउट हो जाएगा। पहला आता है बैक्टीरियल डिजीज, जैसे कि टाइफाइड, बहुत नाम सुना है हमने इसका, क्योंकि बैक्टीरिया इसको कॉज करता है, उसी के नाम पे रख रखे कि बैक्टीरिया कॉज कर रहा है तो बैक्टीरियल डिजीज, वायरस कॉज कर रहा है तो वायरल डिजीज, हलमिन्स कॉज कर रहे हैं तो हलमिन्थिक डिजीज, ऐसे नेम है। देन वायरल डिजीज सच एज कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड आजकल विंटर्स में बहुत ज्यादा कॉमन होता है कि कोल्ड हो ही जाता है, और वो वीक तक लास्ट करता है, 7 days तक कम से कम लास्ट करता है। देन प्रोटोजोन डिजीज सच एज मलेरिया, प्रोटोजोन से हो रहा है। देन हेलमिंथिक डिजीज सच एज टीनियासिस, एक हेलमिंथ होता है दैट इज टीनिया, उससे ये बीमारी होती है दैट इज टीनियासिस, नाम सुना होगा ये, एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में है ये इसका नेम। और इस पर्टिकुलर जो हेलमिंथ है, ये बीमारी कौन सी कॉज करेगा? टीनियासिस, ठीक है। देन फंगल डिजीजेस सच एज रिंगवॉर्म, ये आजकल ये लोगों को होता भी है नॉर्मल, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, नेक पे हो जाता है, स्कैल्प में हो जाता है, ठीक है, वहां हो सकता है। और जहां पे भी थोड़ा सा भी लाइक एक डैम्प कंडीशन मिलती है बॉडी में, ठीक है, वहां पे ये पर्टिकुलर जो डिजीज है ये कॉज हो सकता है इन्फेक्शन, ठीक है। इसका नेम है रिंगवॉर्म, फंगल इन्फेक्शन होता है, दैट इज अ फंगल इन्फेक्शन। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब फंगल इन्फेक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हो गया बैक्टीरियल डिजीज, देन वायरल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज एंड फंगल डिजीज, ठीक है। तो ये हो गए हमने जो स्टार्ट करे हैं डिजीजेस में, एक्वायर्ड में आए हैं। अगर से क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक्वायर्ड में है, एक्वायर्ड में भी कौन से हैं? कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज। स्टार्ट करते हैं। दूसरा आता है नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीज होते हैं जो कि आपस में नहीं फैलते, ये इन्फेक्शियस नहीं होते, ठीक है, स्प्रेड आउट नहीं करेंगे लोगों के बीच में, नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है, और नॉन इन्फेक्शियस है, किसी पर्टिकुलर पैथोजन से ये नहीं हो रहे, ठीक है, इसीलिए ये फैल नहीं सकते। डेफिशिएंसी डिजीज आते हैं इनमें पहले, कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की अगर किसी को बीमारी है तो बेरी बेरी इसमें आएगा, जो कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है क्योंकि पैथोजन कॉज नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। तो बेरी बेरी में बेसिकली क्या होता है, ये आप बता सकते हो कि कौन से एक पर्टिकुलर विटामिन होता है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये बेरी बेरी वाली बीमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डीजनरेटिव डिजीज, मतलब एक टाइम के बाद क्या होता है, पर्टिकुलर ऑर्गन जो है वो डीजनरेट करना चालू कर देता है, ठीक है, और उसमें एक पर्टिकुलर पैथोलॉजी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसमें हार्ट बहुत कॉमन है, हार्ट डिजीज हो सकता है, होता है ना कि एक एज में ज्यादा से ज्यादा, मोस्टली जो 60+ ईयर्स के लोग हैं उनको ही ज्यादा हार्ट डिजीज हो रहा है, ठीक है। तो वही ये बता रहा है कि उसमें आता है डीजनरेटिव डिजीजेस, कि वो पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू स्टार्ट कर जाता है एक पर्टिकुलर एज के बाद डीजनरेशन, ठीक है। देन आता है एलर्जिक डिजीज। एलर्जिक डिजीज कौन से होते हैं? जो कि एलर्जी कॉज कर रहे हैं, एलर्जी हो रही है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, ये पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, सच एज एस्थमा। एस्थमा भी क्या है? एक नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि किस में आता है? एलर्जी में। एस्थमा अटैक्स होते हैं लोगों को, लोग नेबुलाइजर्स वगैरह यूज करते हैं, अपना जो उनका पंप वगैरह होता है उसको यूज करते हैं। एस्थमा के भी बहुत ज्यादा एपिसोडिक अटैक्स होते हैं लोगों को, ठीक है। देन कैंसर, कैंसर हो सकता है, कैंसर भी क्या है? एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल है। अब ये बता रहा है, अब समझ आ गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन से होते हैं, उसमें आ गया डेफिशिएंसी डिजीजेस,
देन डिजेनरेटिव डिजीजेस, देन एलर्जिक डिजीजेस एंड कैंसर। नेक्स्ट आता है डिजीज दैट इज एसोसिएटेड विद द वे पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल लाइव्स। कि हो क्या रहा है कि लाइफस्टाइल डिजीज होते हैं कुछ, कि एक इंसान है उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो कैसे रह रहा है, तो उसमें वो डिजीज एक्वायर हो जाते हैं। आएगा तो एक्वायर्ड में ही, लेकिन वो ना ही इन्फेक्शियस होते हैं, कि किसी पैथोजन से भी नहीं हो रहे, और ना ही नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। तो बेसिकली वो डिजीज हमारे लाइफस्टाइल पर डिपेंड करते हैं, हम कैसा लाइफस्टाइल एक्वायर कर रहे हैं, कैसे लाइफस्टाइल में हम रह रहे हैं। तो वो वाले डिजीज जो होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, जो कि हमारे लाइफ स्पैन में ही हो रहे हैं हमको, लेकिन लाइफस्टाइल ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सच एज आर्थराइटिस। वो डिजीज है जो कि लोगों को उनकी लाइफस्टाइल में अच्छे से ना रहने की वजह से, कि कुछ पर्टिकुलर ऐसी हैबिट्स उनकी है, ठीक है, तो वो उनकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करते हैं। तो ये डिजीज जो होते हैं लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। तो आर्थराइटिस हो सकता है। आर्थराइटिस बेसिकली क्या है, जॉइंट पेन, जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के वो इन्वॉल्व होते हैं, तो जॉइंट पेन रहता है, ठीक है। ओबेसिटी हो जाती है लोगों को। ओबेसिटी क्यों होता है मोस्टली, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में क्या है, मोस्टली फैट वाला खाना खा रहे हैं, खाना तो खा रहे हैं लेकिन मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ओबेसिटी वो हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल डिजीज है वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने लाइफस्टाइल में कोई पर्टिकुलर हैबिट ऐसी अपना ली है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम ही होनी है, ठीक है, कोई ना कोई डिजीज ही हमको लगना है उसकी वजह से। तो वो होते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। ओबेसिटी हो गया, ओबेसिटी में क्या कर रहे हैं, फैट बहुत ज्यादा खा रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो वही ये बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए कौन कौन से डिजीज, एक हो गया कम्युनिकेबल, देन नॉन कम्युनिकेबल, देन थोड़ा सा लाइफस्टाइल डिजीज की हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में दे रखा है थोड़ा। इन्फेक्शियस कौन से थे, कम्युनिकेबल, communicable disease थे, are those which are transmitted from an infected person to another healthy person। infected person से healthy person को ये diseases हो सकते हैं। तो वही ये बता रहा है, infectious diseases are those which are transmitted from an infected person to a healthy person। कि infection जिस इंसान को हो रखा है उसके कांटेक्ट में कोई healthy person आता है तो उसको ये particular disease हो सकती है। वही बता रहे हैं, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। ज्यादातर वायरल होते हैं, बैक्टीरियल होते हैं, कि जो कि बैक्टीरिया से कॉज हो रहे हैं, वायरस से कॉज हो रहे हैं। उनके कांटेक्ट में कोविड के टाइम पे था ना कि कांटेक्ट में नहीं जाना चाहिए, उनको बिल्कुल ही आइसोलेशन में रखा गया था, क्यों, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज था। हाउएवर फंजाई एंड वन सेल ऑर्गेनिज्म, फंजाई से भी होता है इन्फेक्शन, देन वन सेल ऑर्गेनिज्म से भी होता है। वन सेल कौन से है, यूनिसेल्यूलर, उसमें भी कौन से हैं, प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में भी कौन है, ये प्रोटोजोआ, ठीक है। वही ये बता रहा है, वन सेल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्रोटोजोआ कैन ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल। इनकी वजह से भी बीमारी होती है, इन्फेक्शंस इनकी वजह से भी हो रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, जो कि आजकल नॉर्मल है, वायरस वाले और बैक्टीरिया वाले, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। देन आते हैं नॉन इन्फेक्शियस के बारे में। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर दोज विच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये नहीं कम्युनिकेट होते, कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होते। इन्फेक्टेड पर्सन को अगर वो इन्फेक्शन पर्टिकुलर डिजीज प्रेजेंट है, उसको हम इन्फेक्शन नहीं बोलेंगे, डिजीज बोलेंगे, कि पर्टिकुलर डिसऑर्डर अगर उसको प्रेजेंट है तो वो दूसरे इंसान को कम्युनिकेट नहीं हो रहा। तो ऐसे डिजीज कौन से होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नेक्स्ट पे आते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। हमने बेसिकली डिजीज के बारे में पढ़ा कि डिजीज दो टाइप के होते हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। तो इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होता है, सबसे पहले आता है बैक्टीरियल डिजीज। ऐसे डिजीज जिनको कौन कॉज करेगा, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, दे आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इनको कॉज कौन करेगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से डिजीज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसमें आता है टाइफाइड। पहला डिजीज कौन आता है, टाइफाइड, कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी,
ये बैक्टीरिया का नेम लर्न करना है कि टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होता है, दैट इज सैल्मोनेला टाइफी। तो ये नेम इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया का। अब बात आती है कि जब टाइफाइड होता है तो उस इंसान के कौन से सिस्टम जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं टाइफाइड के टाइम पे। तो उसमें आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम पे अफेक्ट करता है। जब टाइफाइड किसी इंसान को होता है तो उसमें बेसिकली उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट होता है, तो उसमें आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट होगा एंड देन माइग्रेट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड। ब्लड से होता हुआ अगर ये बैक्टीरिया कहीं प्रेजेंट है, सॉरी, ये बैक्टीरिया कहीं प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, ये ब्लड से सर्कुलेट कर जाएगा। अगर ब्लड में कोई पर्टिकुलर पैथोजन आ जाता है तो वो ब्लड जैसे जैसे बॉडी में सर्कुलेट करता जाता है वो पर्टिकुलर पैथोजन ब्लड के साथ सर्कुलेट करेगा और बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वही ये बता रहा है कि वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा और ब्लड से होता हुआ ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा बैक्टीरिया। ट्रांसमिट इसको कौन करता है, ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर बात करें टाइफाइड की तो अगर हम कंटामिनेटेड फूड खाते हैं, कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हैं तो उसकी वजह से हमें टाइफाइड होने के चांसेस होते हैं। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, हम ऐसे क्या साइंस और सिम्टम्स है जो कि हम टाइफाइड वाले पेशेंट में देखते हैं, जिसको टाइफाइड हुआ है उसको देख के हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि इसको टाइफाइड हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो हम सिम्टम्स देख सकते हैं उसके। सस्टेन्ड बाय हाई फीवर, टाइफाइड के केस में हाई फीवर रहता है, ठीक है, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा हाई फीवर रहेगा। यानी 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस तक उसको फीवर रहेगा। फिर कह रहा है वीकनेस रहेगी उसको, ठीक है, अच्छे से चल फिर नहीं पाएगा क्योंकि वीकनेस इतनी रहती है बॉडी में, इतनी वीकनेस हो जाती है, इसीलिए उस टाइम पे ओआरएस दिया जाता है ताकि वीकनेस को ओवरकम किया जा सके। देन स्टमक पेन रहेगा उसको, कॉन्स्टिपेशन रहती है क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, इसलिए सारी दिक्कतें कौन सी हो रही हैं, डाइजेस्टिव वाली, लेग स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें। देन हेडेक रहेगा उसको, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख कम लगेगी। लॉस ऑफ एपिटाइट हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा कॉमन एक सिम्टम है लॉस ऑफ एपिटाइट वाला, कि जब पर्टिकुलर कोई बीमारी हो जाती है तो हमें भूख कम लगती है उस टाइम पे। ठीक है, इंटेस्टिनल परफोरेशन, इंटेस्टाइन जो होती है उसमें छेद होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी परफोरेशन का मतलब होता है वो छन्नी जैसा बन जाना। बेसिकली वहां पे इन्फ्लामेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वहां पे परफोरेशन हो जाती है। तो ये बेसिकली इंटेस्टिनल परफोरेशन क्या होती है, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन, उसमें इंफेक्शन हो जाती है। एंड डेथ में अगर इन सीवियर केसेस, अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है कि किसी इंसान को टाइफाइड हो गया तो टाइफाइड से डेथ भी हो सकती है, क्योंकि काफी सीवियर केसेस जो टाइफाइड के होते हैं उसमें पर्टिकुलर पेशेंट को डेथ भी हो सकती है। ओके, तो सीवियर केसेस में बोला है कि टाइफाइड से डेथ भी हो जाएगी। देन बात आती है अगर किसी को टाइफाइड है तो कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। बोला था ना कि अगर कोई डिजीज है साइंस और सिम्टम्स हम देखेंगे और हमें ये पता लगाना है कि उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो पहले कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनसे पता लग जाए कि उस पर्टिकुलर इंसान को वो पर्टिकुलर पैथोलॉजी है कि नहीं है। तो उसके लिए आता है टाइफाइड फीवर के लिए हम वाइडल टेस्ट करवाते हैं। वाइडल टेस्ट होता है एक, वो करवाते हैं टाइफाइड के केस में। ठीक है, तो ये हो गया टाइफाइड। टाइफाइड का बैक्टीरिया का नेम याद रखना है, फिर कौन से सिस्टम टाइफाइड की बीमारी में अफेक्ट होंगे, फिर बात आती है कि इसका पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या है और ये ट्रांसमिट किन चीजों से होता है। अगर हमें पता होगा कि किन चीजों से ट्रांसमिट होता है, किन चीजों से फैलता है टाइफाइड, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं कि उसको अवॉइड कर सकते हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में क्या होता है, कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, इससे होता है। एंड दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। दो बैक्टीरियाज है, ये बैक्टीरियाज के नेम है क्योंकि हम बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे हैं। तो बैक्टीरियल डिजीज में हमने एक टाइफाइड पढ़ लिया और दूसरा क्या है, न्यूमोनिया। अब न्यूमोनिया जो है वो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है।
ठीक है, इसमें होता क्या है, अफेक्ट एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स की एल्वियोलाई जो होती है जहां पे गैस एक्सचेंज हो रही होती है वो वाला पार्ट अफेक्ट होता है लंग्स का। ट्रांसमिटेड बाय ड्रॉप, अब ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, ड्रॉपलेट्स रिलीज बाय इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन जिसको न्यूमोनिया हुआ है बेसिकली वो स्नीज कर रहा है, छींक रहा है, तो उस केस में उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं उसके छींकने के बाद वाली, ठीक है, तो वो ड्रॉपलेट्स अगर कहीं पे ट्रांसमिट हो गई तो पर्टिकुलर इंसान को, किसी हेल्दी इंसान को न्यूमोनिया होने के चांसेस होते हैं। ग्लासेस, अगर वो अपनी चीजें शेयर कर रहा है इन्फेक्टेड पर्सन, शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स, ठीक है, तो बेसिकली उन चीजों की वजह से क्या होगा, उसको न्यूमोनिया होने के चांसेस होंगे, क्योंकि हम न्यूमोनिया को किस में पढ़ रहे हैं, इन्फेक्शियस डिजीज में, ठीक है। देन सिम्टम्स क्या है न्यूमोनिया के, फीवर रहेगा, उसको चिल्स, कपकपी चढ़ेगी उसको, ठीक है। देन कफ रहेगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है तो कफ रहेगा। देन हेडेक रहेगा उसको, ठीक है, सिर में दर्द रहेगा। और सिवियर केसेस जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होती है तो होता क्या है, लिप्स और फिंगर जो होती है वो ब्लू पड़ जाती है, ठीक है। लिप्स और फिंगर जो नेल्स होते हैं, हमारे लिप्स और नेल्स क्या होते हैं, वो ग्रे टू ब्लूइश कलर, वो नीले पड़ जाते हैं पूरे इन द केस ऑफ न्यूमोनिया। तो वो एक सिम्टम है कि देख के भी बता सकते हैं कि अगर उसके बेसिकली जो नेल्स हैं और जो लिप्स हैं वो पूरे ब्लूइश पड़ गए हैं, ग्रेइश और ब्लूइश पड़ गए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान को न्यूमोनिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमोनिया यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए बैक्टीरिया उसको ट्रांसमिट कौन कर रहा है, हर डिजीज का यही है कि अगर पर्टिकुलर बैक्टीरियल डिजीज है तो पता होना चाहिए कि बीमारी कौन सी है, फिर उसको ट्रांसमिट कौन कर रहा है, ठीक है, और साथ में वो कौन से पार्ट्स को अफेक्ट करेगा, ट्रांसमिट ऐसी कौन सी कंडीशन है जिनके थ्रू ये पर्टिकुलर बीमारी ट्रांसमिट होगी, और लास्ट में आता है कि इसके सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या है, ठीक है। तो ये न्यूमोनिया के सिम्टम्स हो गए। नेक्स्ट पे आते हैं वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज हमारे हो गए हैं। बैक्टीरियल डिजीज में हमने दो पढ़ लिए हैं, वन इज टाइफाइड, अनदर इज न्यूमोनिया। अब वायरल डिजीज पे आते हैं। वायरल डिजीज कौन से, जो कि वायरस कॉज करेंगे, वायरस की वजह से, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड सबसे पहले, जो खांसी नॉर्मल होती है हमको, दैट इज कॉमन कोल्ड कॉज्ड बाय राइनो वायरस। एक वायरस होता है जिसका नाम क्या है, राइनो वायरस। राइनो वायरस की वजह से क्या होगा, हमको कॉमन कोल्ड होता है। अफेक्ट्स, क्या पार्ट अफेक्ट होते हैं, नोज, नोज को अफेक्ट करेगा, पूरा नेजल पैसेज को अफेक्ट कर देता है ये। साथ में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या है, बेसिकली जो हमारा नेजल नेजल पैसेज है वो पूरा ब्लॉक कर देता है। जब बेसिकली कोल्ड होता है तो नाक पूरी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन सारी अफेक्ट करता है। ट्रांसमिट कैसे होगा, ट्रांसमिट कैसे होगा, फैलेगा कैसे, ठीक है, डायरेक्ट इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स। अगर ड्रॉपलेट्स हैं, किसी के कफ की हैं, किसी के स्नीजिंग की है, आसपास कोई छींक रहा है, खांस रहा है, तो उस ड्रॉपलेट्स की वजह से, उन ड्रॉपलेट्स की वजह से भी इंफेक्शन फैल सकता है। तो होता क्या है, डायरेक्ट इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ एंड स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन की उस स्नीज की जो ड्रॉपलेट्स हैं उनसे इंफेक्शन फैल सकता है। थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, अगर कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक पेन है, बुक्स है, कप्स है, मतलब वही कह रहे हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन के पास कोई भी चीज है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं तो बेसिकली उससे भी ये पूरा पर्टिकुलर इन्फेक्शन फैलेगा, ये बता रहे हैं। सिम्टम्स क्या है इसके, नेजल कंजेशन, नाक जो होगी पूरी ब्लॉक हो जाती है, नेजल पैसेज जो होता है पूरा ब्लॉक हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं नोज जो है वो ब्लॉक हो गई, ठीक है, जिसको कोल्ड हुआ नोज पूरी ब्लॉक होती है, नाक पूरी बंद हो जाती है, उस केस में नेजल कंजेशन बोलते हैं इस चीज को। फिर डिस्चार्ज रहता है, वाटरी नोज हो जाती है उस केस में, है ना, पूरे टाइम बस उसका जो वेस्ट है वो पूरा रिलीज होता रहता है पूरे टाइम पे, जो डिस्चार्ज रहेगा नोज की तरफ से। सोर थ्रोट, थ्रोट पेन बोल सकते हैं इसको हम, थ्रोट में दर्द रहेगा और वो बहुत क्रॉनिक पेन होता है, काफी बुरा पेन होता है, ठीक है, और उस पेन में ऐसा लगता है कि काफी एक कंजेशन हो जाता है थ्रोट के अंदर। देन हॉर्सनेस रहेगी, वही थ्रोट के बारे में बता रहा है। कफ रहेगा, है ना, कॉमन कोल्ड है तो कफ रहेगा, नॉर्मल है, ये सारे सिम्टम्स हमें वैसे भी पता है क्योंकि खांसी नॉर्मली बहुत ज्यादा नॉर्मल है, कॉमन है, तो उसमें क्या है कि जो सिम्टम्स है वो सबको ही पता है कि हाँ नेजल कंजेशन हो जाती है, डिस्चार्ज रहता है, नोज ब्लॉक हो जाती है, कफ रहता है, बार बार स्नीजिंग होती है, ठीक है, तो ये कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स थे। समझ आ गया, वायरल डिजीज का पहला वाला कौन सा हो गया, कॉमन कोल्ड। अब नेक्स्ट पे आते हैं
नेक्स्ट आता है डेंगू फीवर। डेंगू जो होता है वो बेसिकली, जो डेंगू फीवर होता है वो होता है एक वायरस की वजह से, जिसको हम बोलते हैं फ्लेवी वायरस। ठीक है, तो कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस की वजह से ये पूरा डिजीज होता है। ट्रांसमिट इसको कौन करेगा? ट्रांसमिट अगर बात करें कि ट्रांसमिट कौन करता है, तो डेंगू के बारे में हमने नॉर्मली भी सुना है कि मच्छर वगैरह होते हैं, ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है एक, उसकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, द बाइट ऑफ एडिस मॉस्किटो, सॉरी क्यूलेक्स बोल दिया, एडिस करेक्टेड, इट इज एडिस मॉस्किटो इन्फेक्टेड विद अ डेंगू वायरस। अब क्या होता है, जो मॉस्किटो होता है उसको इन्फेक्ट कौन करता है? आके वायरस इन्फेक्ट करता है। तो एक तरह से जो एडीज मॉस्किटो है वो उसके वेक्टर की तरह काम करेगा पर्टिकुलर डिजीज के। ठीक है, डेंगू वायरस, फुल स्टॉप, सॉरी, डेंगू वायरस, ये नहीं है स्टेटमेंट। The mosquito becomes infected when it bites a person with dengue virus in their blood। अगर बेसिकली इन्फेक्ट कैसे हो रहा है, अगर हम बात करें कि अगर डेंगू का जो एडिस मॉस्किटो है वो डेंगू वायरस से इन्फेक्ट कैसे हो रहा है, तो बेसिकली होता क्या, मान लो कि किसी पर्सन को डेंगू फीवर है, उसके अंदर ऑब्वियसली उसके ब्लड के अंदर डेंगू वायरस इन्फेक्ट हो गया पूरा, अब इंजेक्ट हो गया और पूरा स्प्रेड आउट हो गया उसके ब्लड के अंदर डेंगू का वायरस। अगर उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन को आके एडिस मॉस्किटो कट कर लेगा, बाइट कर लेगा, तो बेसिकली होता क्या है कि उस जो पर्टिकुलर एडिस मॉस्किटो है वो इन्फेक्ट हो जाता है डेंगू के वायरस से, फ्लेवी वायरस से। ठीक है, ओके, तो वही बता रहा है उसके ब्लड में आ जाएगा। इट कांट बी स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये एक से दूसरे को नहीं फैल रहा है। वही बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर डेंगू वायरस, डेंगू का वायरस है, ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन नहीं हो रहा है, बीच में एक वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर की वजह से वो फैल रहा है। इन्फेक्शियस है डेंगू फीवर, लेकिन एक वेक्टर की वजह से, कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको वेक्टर कट करेगी आके, पहले वो पहले वेक्टर खुद इन्फेक्ट होगा उसकी वजह से, तब वो वेक्टर जाके किसी हेल्थी पर्सन को कट कर लेगी बाय एनी चांस, तो उसको वो बीमारी फैल जाएगी। तो इस वे में वो इन्फेक्शियस डिजीज है। देर इज नो वैक्सीन, कोई वैक्सीन नहीं है डेंगू फीवर के लिए, और एनी स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती डेंगू को ट्रीट करने के लिए, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, पीपल हु हैव डेंगू फीवर उनको बोलते हैं कि अच्छे से रेस्ट करो और बहुत सारे फ्लूइड्स लो, अपने सप्लीमेंट में बहुत सारे फ्लूइड्स लेने के लिए बोलते हैं डॉक्टर्स कि आप लिक्विड का अमाउंट जितना ज्यादा रख सकते हो उतना रखना चाहिए, कि रेस्ट अच्छे से करना है डेंगू फीवर अगर हो गया है, और ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, फ्लूइड्स बहुत ज्यादा लेने हैं, ओआरएस वगैरह जितने भी फ्लूइड्स हो सकते हैं वो लेने होते हैं। तो उसी के लिए बोलते हैं डेंगू में कीवी वगैरह खाने के लिए, क्योंकि इसमें वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिम्टम्स। यूजुअली बिगिन 4 to 6 days आफ्टर इन्फेक्शन। सिम्टम कब स्टार्ट होते हैं? बेसिकली पहले दिन अगर उसको मॉस्किटो ने आके कट किया तो पहले दिन में इन्फेक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता, 4 to 6 days के बाद स्टार्ट होते हैं। तो वही इन्फेक्शन के 4 to 6 days के बाद ही इन्फेक्शन हमें पता चलता है कि सिम्टम क्या क्या है। एंड लास्ट फॉर अप टू 10 days, 10 दिन तक पर्टिकुलर सिम्टम रहेगा, वही बता रहे हैं, सॉरी, ओके, कि वैसे जो स्टार्ट होते हैं, जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन के 4 से 6 दिन के बाद सिम्टम्स हमें पेशेंट में दिखने स्टार्ट होते हैं, और बेसिकली वो रहेंगे कितने दिन तक? वो 10 दिन तक उस पर्टिकुलर इंसान में रहेंगे सिम्टम। सडन हाई फीवर, अचानक से हाई फीवर हो जाता है। एक होता है हाई फीवर की स्टार्टिंग से, सडन का मतलब है कि पहले वो इन्फेक्शन हुआ और फिर पर्टिकुलर कुछ दिनों के बाद तब सिम्टम आने स्टार्ट हो रहे हैं, तो सडन हाई फीवर रहेगा, हेडेक रहेंगे, पेन रहेगा, आईज में पेन रहेगा। ठीक है, आईज के नीचे पेन रहता है, आईज एकदम थकी थकी हो जाती है, टायर्ड आईज भी बोल सकते हो इस वाले को, कि आईज एकदम टायर्ड रहती है, आई स्ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिवियर जॉइंट, जॉइंट में पेन रहेगा उसको, और मसल, जॉइंट और मसल में पेन रहेगा। तो पेन कहाँ कहाँ पे हो रहा है? आईज के नीचे हो रहा है, तो आई स्ट्रेनिंग हो रही है एक तरह से, साथ में उसको मसल्स में पेन हो रहा है और उसको जॉइंट में पेन हो रहा है। ठीक है, वॉमिटिंग रहेगी, उल्टियां आना इसका सिम्टम है। जो डेंगू है उसमें बेसिकली वॉमिटिंग का एक सिम्टम होता है। देन स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं, स्किन पे भी तो इन्फ्लामेशन हो रही है, तो स्किन पे रैशेस आना भी स्टार्ट हो जाते हैं, अपीयर टू 2 to 5 days। अब बता रहे हैं कि कौन सा सिम्टम कब आ रहा है, तो 2 to 5 days में ये वाला रहता है
सिम्टम स्किन रैश वाला आफ्टर द ऑनसेट ऑफ फीवर, पहले फीवर आएगा। डेंगू के पेशेंट में क्या होता है कि पहले हाई फीवर रहेगा, जब 2 to 6 डेज हो जाए, सॉरी 4 to 6 डेज हो जाएंगे इन्फेक्शन के बाद से, तब ये सिम्टम आने स्टार्ट होते हैं। तो फीवर के बाद जो बाकी के 2 से 5 दिन है उसमें स्किन रैशेज आने स्टार्ट हो जाते हैं उसके पेशेंट में, ठीक है। तो ये हो गया डेंगू के सिम्टम्स। तो डेंगू हमने पढ़ लिया है कौन से वायरस से होता है, देन ट्रांसमिट इसको कौन कर रहा है, वैक्सीन है कि नहीं है, ठीक है, और इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं, ये हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, चिकनगुनिया, ये भी वायरस से होगा, कॉज्ड बाय अल्फा वायरस। अल्फा वायरस होता है जो कि चिकनगुनिया कॉज करता है, जिसको हम चिकनगुनिया वायरस भी बोलते हैं। अल्फा वायरस को हम क्या बोल रहे हैं, चिकनगुनिया वायरस बोल रहे हैं। इट जनरली स्प्रेड थ्रू एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो, ये मॉस्किटो का नाम है। तो एडीज सेम है, डेंगू फीवर की तरह सेम है चिकनगुनिया के केस में भी, कि एडीज मॉस्किटो ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नेम आपको पता होना चाहिए पूरा, एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो। सिम्टम्स क्या होते हैं चिकनगुनिया के, यूजुअली बिगिन टू 3 to 7 डेज, वहां पे 4 to 6 डेज में डेवलप हो रहा है, यहाँ पे 3 to 7 डेज में डेवलप होता है आफ्टर बीइंग बिटन बाय एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इंसान को इन्फेक्शन कब फैल रहा है, जब वेक्टर आके उसको कट कर रही है। एक इन्फेक्टेड वेक्टर है जिसने कभी किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया था, अब वो जाके हेल्दी पर्सन को बाइट कर रही है तो उसको इन्फेक्शन फैल रहा है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर रहेगा, जॉइंट में पेन रहेगा, नी पेन उसको रहता है, ठीक है, जॉइंट पेन्स रहेंगे, साथ में उसको फीवर रहेगा। अदर सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, मसल पेन, मसल में भी पेन, डेंगू की तरह ही है बिल्कुल सेम। अगर हमें याद ना रहे तो हम ऐसे कर सकते हैं कि डेंगू फीवर के जितने भी सिम्टम्स हैं वो हम चिकनगुनिया में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो वही बता रहा है कि जॉइंट स्वेलिंग रहेगी, रैशेस रहेंगे उसको, ठीक है। चिकनगुनिया डिजीज डज नॉट ऑफन रिजल्ट इन डेथ, डेथ नहीं होती, बट द सिम्टम्स कैन बी सीवियर एंड डिसेबलिंग, कि सिम्टम ऐसे हो सकते हैं जो कि डिसेबल कर दे। जॉइंट पेन, अगर ज्यादा जॉइंट पेन होगा तो क्या होगा कि बेसिकली वो पर्टिकुलर इंसान मूवमेंट नहीं कर पाएगा, है ना। तो डिसेबलिंग, ये पूरे जो सिम्टम्स है ये डिसेबल करने वाले होते हैं। देर इज नो वैक्सीनेशन प्रिवेंट, वैक्सीनेशन कोई नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं है इसके लिए, चिकनगुनिया वायरस को ट्रीट करने के लिए। यही चीज तो होती है, वायरसेस के लिए वैक्सीन्स बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो बेसिकली मेडिकेशंस भी बहुत कम होती हैं, ठीक है। ट्रीट द सिम्टम्स बाय गेटिंग प्लेंटी ऑफ रेस्ट, यहाँ पे भी बहुत सारा रेस्ट करना है डेंगू की तरह, फ्लूइड्स लेने हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर, ताकि हम डिहाइड्रेशन को रोक सके। हम ज्यादा फ्लूइड्स क्यों लेते हैं, क्योंकि बेसिकली जब ये वायरसेस बॉडी में एंटर करते हैं ये कॉज करते हैं कि उस पर्टिकुलर इंसान की पूरी बॉडी का डिहाइड्रेशन करते हैं, उसकी पूरी मशीनरी ये हाईजैक करके बैठ जाते हैं, तो उसको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें बहुत सारे फ्लूइड्स लेने हैं अपने इनटेक में, अपने फूड में, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम, साथ में क्या ट्रीटमेंट हो सकता है वो भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब नेक्स्ट में आते हैं, अब आता है प्रोटोजोन डिजीज। प्रोटोजोन होते कौन है, सबसे पहले बात आती है प्रोटोजोन डिजीज कौन से होते हैं। बेसिकली ऐसे डिजीज जो कि प्रोटिस्टा की वजह से होते हैं। अब प्रोटिस्टा कौन होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसी की एक सब डिवीजन है दैट इज प्रोटोजोन, ठीक है। और वो भी प्रोटोजोन बेसिकली ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कोई नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ना है, कोई डिजीज ही होना है, तो ये प्रोटोजोआ होते हैं। मलेरिया आता है सबसे पहले प्रोटोजोन डिजीज में, कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम की अलग अलग जीनस वाले हैं, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट है यहाँ पे। तो प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, तो अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट होती है प्लाज्मोडियम की, जो हमें लर्न करनी है, वाइवेक्स, मलेरिया एंड फेल्सीपेरम। सबसे खतरनाक इसमें होता है फेल्सीपेरम वाला। एक दूसरा भी होता है प्लाज्मोडियम ओवेल, उसको भी ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि स्पीशीज कौन सी प्लाज्मोडियम की सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। फिर आता है अफेक्ट क्या करेगा, लीवर को अफेक्ट करता है सीधा जाके। जब मलेरिया होता है पर्टिकुलर इंसान को, तो वो उस पर्टिकुलर लीवर को, उसके लीवर को पूरा अफेक्ट करता है, उसकी आरबीसीज को अफेक्ट करता है। आरबीसीज को अफेक्ट कर देगा तो हीमोग्लोबिन का काउंट वगैरह कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसका सीबीसी का भी टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। ट्रांसमिट कैसे करते हैं, कौन आके बाइट करेगी, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की वजह से होगा, वेक्टर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है इसका, ठीक है।
सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई फीवर रहेगा, ऑल्टरनेट डेज पे हाई फीवर रहेगा, चिल्स रहेंगी, उल्टियां आएंगी, ठीक है। तो यही बता रहा है कि सिम्टम हमें पता होने चाहिए कुछ। अगर हमको पर्टिकुलर डिजीज के सिम्टम पता है तो होगा क्या कि हम उसे क्योर जल्दी कर सकते हैं, प्रोग्नोसिस उसका अच्छा हो जाता है, फिर जाके जल्दी चेकअप करवा सकते हैं। तो इसलिए सिम्टम देखने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मलेरियल पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे। मलेरियल पैरासाइट कौन है? बेसिकली कौन? प्लाज्मोडियम। तो वही बता रहा है कि प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें, रिक्वायर्स 2 होस्ट। पूरी उसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें 2 होस्ट है, ठीक है। टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए होते हैं उनको। पहला होता है ह्यूमन, दूसरा होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। कि पहला तो ह्यूमन एंड देन एनोफिलीज मॉस्किटो। अब वो कैसे सरवाइव करता है पूरी साइकिल में वो हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स हेल्दी ह्यूमन को आके कट करेगी क्योंकि वो खुद इन्फेक्टेड नहीं है अभी, एंड इंजेक्ट स्पोरोजोइट्स इन्फेक्टिव स्टेज। जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो स्पोरोजोइट्स होती है, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टेड स्टेज है वो बेसिकली क्या है? स्पोरोजोइट्स है। तो इन्फेक्टिव स्टेज होती है, वो अपने बाइट के थ्रू क्या करती है? उसको इंजेक्ट कर देती है, जो कि इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। अब होता क्या है कि ब्लड में उसके स्पोरोजोइट्स आ जाते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज उसके ब्लड में आ गई। द पैरासाइट्स रीच द लीवर बाय थ्रू ब्लड। पैरासाइट्स ब्लड के रास्ते होते हुए सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाते हैं एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विद इन द लीवर सेल्स। लीवर सेल में क्या करते हैं? ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। यानी हुआ क्या कि जो इन्फेक्टिव स्टेज थी वो ब्लड में आ गई, अब वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गई, और हुआ क्या कि उसने जाके लीवर को डैमेज करना शुरू कर दिया, लीवर के सेल्स को। तो लीवर के सेल्स कौन होते हैं? हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। किसने? स्पोरोजोइट्स ने। पैरासाइट्स देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स। अब लीवर में उनको आरबीसी मिलते हैं तो आरबीसी को जाके पहले वो इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पैरासाइट्स अटैक रेड ब्लड सेल्स एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। आरबीसी को अटैक कर रहे हैं, उनको तो अटैक कर रहे हैं, यानी हमारी बॉडी में घुस के हमारी बॉडी के सेल्स को तो खराब कर रहे हैं और खुद का रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, खुद ग्रोथ कर रहे हैं। तो एसेक्सुअली ग्रोथ करना चालू कर देते हैं इन द ब्लड सेल्स में एंड रप्चर द आरबीसी। आरबीसी को रप्चर कर देंगे विच रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस। जब आरबीसी का रप्चर होता है, जब खुद रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो आरबीसी को रप्चर कर दिया, तो जब आरबीसी का रप्चर होता है तो एक केमिकल रिलीज होता है, दैट इज हीमोजोइन। अब यही हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल होता है, इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछते हैं इसको, कि यही हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो मलेरिया के फीवर के टाइम पे पेशेंट को चिल्स होते हैं, उसको जो कपकपी होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि उसको जो चिल्स होते हैं वो किसकी वजह से होता है? किस केमिकल की वजह से होता है? हीमोजोइन की वजह से। रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्स पूछते हैं वाइवा में कि विच केमिकल released during the malaria fever that is responsible for the chills in the malarial patient, that is hemozoin, and high fever recurring every 3 to 4 hours। हाई फीवर कैसे होता है? अब चिल्स भी वही कर रहा है और हाई फीवर, चिल्स वाला तो याद रहता है लेकिन हाई फीवर भी वही कर रहा है। क्या होता है जब मलेरिया होता है तो 3 to 4 आवर्स में वापस से, हर बार वापस से पेशेंट को 3 to 4 आवर्स में क्या होता है? उसको हाई फीवर होना चालू हो जाता है। तो बेसिकली वो किसकी वजह से हो रहा है? हीमोजोइन की वजह से। तो ये केमिकल का नेम याद करना है और ये इंपॉर्टेंट है पूरी साइकिल की। बेसिकली हुआ क्या कि बॉडी में एंटर करके लीवर के सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, आरबीसी का रप्चर करवा दिया, खुद का रिप्रोडक्शन करवाया, और क्या हुआ कि जब आरबीसी का रप्चर कराया तो एक केमिकल रिलीज हुआ, दैट इज हीमोजोइन। और वही बेसिकली क्या करवा रहा है? हाई फीवर वो करवा रहा है, साथ में चिल्स करवा रहा है मलेरिया पेशेंट में। नेक्स्ट पे आते हैं, ये पूरी इसकी लाइफ साइकिल है, दे रखा है कि हुआ क्या। इसको स्टार्ट करते हैं। When the mosquito bites another human, sporozoites are injected with bite। कि सबसे पहले वो इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड बेसिकली हो क्या रहा है कि when the mosquito bites another human, sporozoites, किसी दूसरे ह्यूमन को जब वो इन्फेक्ट करती है तो स्पोरोजोइट्स जो होते हैं उसके ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। तो तब होता क्या है कि जो पैरासाइट है
बेसिकली जो स्पोरोजोइट्स हैं ये है क्या, ये इन्फेक्टिव स्टेज है, यही इन्फेक्शन करवा रहे हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो पैरासाइट है, जो स्पोरोजोइट्स है, वो लीवर में पहुंच जाते हैं, यही तो हमने पढ़ा। अब लीवर में जाके क्या करते हैं, द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय लीवर सेल्स बस्टिंग द सेल्स, सेल्स को रप्चर करवा देंगे एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। जब रप्चर हुआ तो वो पर्टिकुलर केमिकल रिलीज कहाँ हुआ, ब्लड के अंदर। पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, जो पैरासाइट है वो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे इन रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का फिर रप्चर करा देंगे एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर, जिसकी वजह से फीवर होगा और बाकी सारे सिम्टम्स होंगे। रिलीज पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। अब न्यू रेड ब्लड सेल्स कौन बना रहे हैं, इन्फेक्टेड वाले रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं यहाँ पे। तो वही ये बता रहे हैं सेक्सुअल स्टेजेस बन रही है गैमेटो, जो न्यू वाले बन रहे हैं ये क्या है, पैरासाइटल है, ये पैरासाइट वाले का है जो आरबीसी बन रहा है। तो बेसिकली ये दो गैमेटोसाइट यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं रेड ब्लड सेल्स में। ये क्या करते हैं, अपने जो पैरासाइट है वो कोशिश करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स में ही रिप्रोड्यूस कर ले, तो वो गैमेटोसाइट बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक फीमेल गैमेटोसाइट बन जाता है और एक मेल गैमेटोसाइट, एक फीमेल सेल बन जाता है गैमीट में और एक मेल गैमीट सेल बन जाता है पैरासाइट का। तो ये जो गैमेटोसाइट्स होते हैं, ये फीमेल मॉस्किटो जो होती है ये इन गैमेटोसाइट को क्या एक्सेप्ट कर लेती है। जब ये अभी इन्फेक्टेड इंसान में ये प्रोसेस चल रही है, अब एक नॉर्मल सा वेक्टर आया, नॉर्मल फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आई, उसने इन्फेक्टेड इंसान को इस टाइम पे जब गैमेटोसाइट बन रहे थे तब उसने आके उसको बाइट कर लिया, तो ये गैमेटोसाइट उस एनोफिलिस मॉस्किटो के बॉडी में चले जाते हैं यहाँ से ब्लड मील की वजह से। वो तो उसका काम क्या है, ब्लड मील को लेना किसी भी पर्सन से, वो ये थोड़ी देख रही है कि इन्फेक्टेड है कि वो हेल्दी है, ठीक है। तो वही बता रहा है कि ब्लड मील जब वो ले रही है तो साथ में गैमेटोसाइट भी वहां पे ट्रेवल हो जाते हैं। फिर अंदर होता क्या है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द गट। जब मॉस्किटो के गट में है तब यहाँ पे क्या होता है कि गैमेटोसाइट का फर्टिलाइजेशन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये मॉस्किटो होस्ट में ही बता रहा है। तो जब उसके गट में प्रेजेंट है तो वो फर्टिलाइजेशन वहां पे होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर यही बता रहा है कि ये सिलेवरी ग्लैंड है, इसमें स्पोरोजोइट्स बन जाते हैं इसी के थ्रू फर्टिलाइजेशन के बाद। मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज है जो कि escape फ्रॉम गट, गट से यहाँ पे escape हो जाते हैं एंड माइग्रेट इनटू द सिलेवरी ग्लैंड्स। बेसिकली हुआ क्या, जो स्पोरोजोइट जो इन्फेक्टिव स्टेज बनी वो गट से एस्केप कर जाएंगे और वो सिलेवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। बेसिकली उसके सलाइवा, जो एनोफिलिस मॉस्किटो है उसकी सलाइवा में क्या चला जाता है, स्पोरोजोइट्स चले जाते हैं जो कि इन्फेक्टिव स्टेज होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि आगे जाके अब क्या है, जो एनोफिलिस मॉस्किटो है उसके सलाइवा में प्रेजेंट है क्या, इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट्स। तो वो जो एनोफिलिस मॉस्किटो है वो आगे जाके अगर किसी हेल्दी पर्सन को कट करेगी तो बेसिकली बाइट करेगी, तो बेसिकली होगा क्या कि वहां से वो इन्फेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही ये बता रहा है। तो आगे जाके पूरा ये साइकिल चलता रहता है और ये कंटिन्यू चलता है। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि पता चल रहा है कि ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का है, ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है कि उसने बाइट किया, इन्फेक्टेड जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसने बाइट किया और साथ में अब क्या हुआ कि आरबीसी जो है उसने गैमेटोसाइट बना लिए। ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ये चल रहा है ह्यूमन के अंदर, ठीक है। अब जो गैमेटोसाइट है वो गट के अंदर चले गए और उसने स्पोरोजोइट्स बना लिए और वो सलाइवरी ग्लैंड्स में चले गए, सलाइवा के अंदर चले गए। ये बेसिकली किसके अंदर हो रहा है, मॉस्किटो होस्ट। मॉस्किटो जब एनोफिलिस मॉस्किटो आ रही है उसके अंदर ये प्रोसेस चल रही है, ठीक है। ये हमको पता लगाना है, ओके। तो ये कवर हो गया यहाँ पे स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में है क्या। तो दो स्टेजेस हो गए बेसिकली, एक तो ह्यूमन होस्ट का और एक मॉस्किटो होस्ट का। ये हमको पूरा लर्न करना है, ये एग्जाम में बहुत आता है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है कि आप एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट, कि प्लाज्मोडियम के पैरासाइट की लाइफ साइकिल को वहां पे एक्सप्लेन करना रहता है। तो ये टॉपिक मलेरिया यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये दे भी रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसका नोट्स दे रखे हैं। सम ऑफ द पैरासाइट्स डिफरेंशिएट इनटू मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स। ये बेसिकली हो क्या रहा है, आरबीसी के अंदर, ठीक है। आरबीसी वाले केस में हो रहा है, वो भी कहाँ पे हो रहा है, ये लीवर के अंदर। Which are taken by the mosquito during biting and sucking blood। तो ये कब होगा कि अब ये एक्सेप्ट कौन कर लेगा, जो गैमेटोसाइट्स है
इन्हें एक्सेप्ट कौन कर रहा है? मॉस्किटो। कब? जब वो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर रहा है जाके, जब उसने बाइट किया, सक किया ब्लड को, तब क्या क्या हुआ कि जो गैमेटोसाइट्स इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में बन रहे हैं आरबीसी के थ्रू लीवर में, वो बेसिकली क्या होंगे? वो गैमेटोसाइट्स कहाँ ट्रेवल कर जाएंगे? जो नॉर्मल मॉस्किटो है, एनोफिलीज मॉस्किटो, उसके गट में। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो। अब उसके इंटेस्टाइन में ये प्रोसेस चल रही है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। द जाइगोट डेवलप्स एंड फॉर्म्स थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइट्स, बहुत सारे स्पोरोजोइट्स बनते हैं। हुआ क्या कि गैमेटोसाइट थे, गैमेटोसाइट थे, उन्होंने क्या किया? गट में पहुंचे वो मॉस्किटो के, उन्होंने फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन की तब क्या बना? जाइगोट बन गया। अब जो ये जाइगोट है, ये थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइट्स बना रहे हैं। अब जो स्पोरोजोइट्स हैं, जो स्पोर्स हैं, वही तो इसके इन्फेक्शियस हैं, वही तो इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ठीक है। तो वो थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइट्स वहां पे बन जाते हैं। वही ये बता रहा है, विच माइग्रेट इनटू द सलाइवरी ग्लैंड, वो सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं मॉस्किटो के, ताकि वो आगे इन्फेक्शन कर सके। अब उसके सलाइवा में आ जाता है क्या? स्पोरोजोइट्स, इन्फेक्टिव स्टेज, इन्फेक्शन, या फिर उसे हम बोल सकते हैं इन्फेक्टिव स्पोर्स ऑफ द मॉस्किटो। When the mosquitoes bites another human, जब वो पर्टिकुलर मॉस्किटो जो कि अब इन्फेक्टेड हो गई है, वो किसी और ऑर्गेनिज्म को, बेसिकली जो कि हेल्दी पर्सन है, उसको जाके बाइट करेगी, तो होगा क्या कि जो स्पोरोजोइट्स है ये वहां पे ट्रेवल कर जाएंगे, वहां पे इंजेक्ट हो जाएंगे, तो पर्टिकुलर इन्फेक्शन वहां पे स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। इधर नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। तो मलेरिया या फिर हम बोलेंगे प्रोटोजोअल डिजीज जो थे हमारे, वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पे आते हैं, आज हमारा इन्फेक्शियस डिजीज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आता है अमीबाइसिस। अमीबाइसिस इंटेस्टिनल एक प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। इसमें क्या होता है अमीबाइसिस में? एक होता है अमेबिक डाइसेंट्री बोलते हैं इसको, डाइसेंट्री, नॉर्मल डाइसेंट्री भी बोल सकते हैं। अमेबिक डाइसेंट्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका एक पैथोजन है जो कि वो कॉज कर रहा है, कॉज्ड बाय एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके थ्रू ये पूरी बीमारी होती है, ठीक है। डिजीज जो है अफेक्ट्स लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन, लार्ज इंटेस्टाइन इसमें अफेक्ट होती है, ठीक है। ट्रांसमिट ये कैसे हो रहा है? हाउस फ्लाइज, जो नॉर्मल मक्खियां होती हैं घर पे, नॉर्मल जो हाउस फ्लाइज होती हैं, ठीक है, घर पे नहीं, नॉर्मल हर जगह पे मिल जाती हैं, हर इन्वायरमेंटल में कंडीशंस में वो पाई जाती हैं। तो जो हाउस फ्लाइज होती हैं वो 90+, ये एक फैक्ट था कि 90+ ऑफ डिजीज जो होती हैं वो हाउस फ्लाइज की वजह से होती हैं, वो नॉर्मल नहीं होती हैं, ठीक है। तो हाउस फ्लाइज इन्फेक्शन काफी एक ह्यूज कैरियर है इन्फेक्शंस का, ठीक है। तो हाउस फ्लाइज की वजह से होती है, विच आर मैकेनिकल कैरियर, मैकेनिकल कैरियर होती हैं। एंड फूड कंटामिनेटेड विद सिस्ट, मतलब बेसिकली क्या होता है कि ऐसा कोई खाना है कहीं पे जो कि एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका जो पैथोजन है उसकी सिस्ट से, जो सिस्ट प्रेजेंट है, उसका सिस्ट जो प्रेजेंट है उससे अफेक्ट हो रखा है कोई खाना, तो ये मक्खियां उस खाने में बैठती हैं, तो बेसिकली वहां से वो इन्फेक्शन, जो इन्फेक्टिव जो भी स्टेजेस, जो सिस्ट प्रेजेंट होते हैं, उनको अपनी बॉडी पे अटैच कर लेती हैं, और जब भी वो कहीं पे भी दोबारा मूवमेंट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि ये इन्फेक्शन फैल जाएगा, ठीक है, स्प्रेड हो जाएगा, वो स्प्रेड करने में हेल्प कर रही है। सिम्टम्स क्या है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब बेसिकली क्योंकि ये इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है, तो इंटेस्टाइन क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो जितने भी हमारे सिस्टम, जितने भी हमारे सिम्टम्स होंगे वो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होंगे, कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ इनकन्वीनियंस प्रेजेंट हो जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली हो क्या रहा है? कॉन्स्टिपेशन हो गया किसी को, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिन में पेन रहेगा, क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। क्रैम्प्स बेसिकली क्या होता है? मसल में पेन होता है, मसल पेन भी नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे स्मूथ मसल पेन। जब स्मूथ मसल पेन में, स्मूथ मसल्स में पेन हो रहा है उसको हम क्रैम्प्स बोलते हैं, कि कोई विसरा है, कोई विसरा है, उसकी मसल्स में पेन स्टार्ट हो गया। स्टूल्स, दिस इज नॉट टूल्स, दिस इज स्टूल, स्टूल्स विद म्यूकस। चेकअप करवाते हैं तो जो स्टूल मिलता है पेशेंट का, उसके पास में क्या होता है? म्यूकस होता है। एंड ब्लड क्लॉट्स, यानी स्टूल किसके साथ प्रेजेंट है? चेकअप करवाते हैं ना जब किसी को इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है तो उसके स्टूल का सैंपल लिया जाता है,
तो देखा जाता है कि स्टूल के साथ क्या प्रेजेंट है, एक तो उसके साथ म्यूकस प्रेजेंट है, साथ में ब्लड के क्लॉट्स प्रेजेंट है, ब्लड क्लॉट्स भी आते हैं। तो ब्लड क्लॉट्स को देख के पेशेंट घबरा जाता है कि प्रॉब्लम हुई क्या है। तो वही ये डायसेंट्री का सिम्टम है कि जो पर्टिकुलर स्टूल का जो सैंपल लिया जाएगा उसके साथ म्यूकस प्रेजेंट होगा और साथ में ब्लड क्लॉट्स प्रेजेंट होंगे। दिस इज अमीबाइसिस। तो ये समझ आ गया कि अफेक्ट क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा। सिम्टम क्या है, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, जो स्टूल है इट कम्स विद अलोंग विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स के साथ रहेगा, ठीक है। क्रैम्प्स पड़ेंगे देन, और फिर कह रहा है कि इसका हमें पता होना चाहिए कि पैथोजन कौन है, कॉजेटिव एजेंट कौन है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट पे आते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज खत्म होने वाला है बस। हेलमिंथिक डिजीज होते हैं ऐसे डिजीज जो कि हेलमिंथ्स कॉज करते हैं। हेलमिंथ्स, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, ये हमने पढ़ा था एनिमल किंगडम में। तो हेलमिंथ के कौन से डिजीज होते हैं, एक होता है एस्केलमिंथिस जो राउंड वॉर्म्स होते हैं, ऐसे लर्न कर सकते हैं, एस्केलमिंथिस, एंड देन प्लेटीहेलमिंथिस जो कि फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। सॉरी स्पेलिंग, वो तो पूरा ही मिट गया, लिखते हैं। तो ये लिख भी सकते हो कि राउंड वॉर्म्स, हेलमिंथ्स कौन होते हैं, वॉर्म्स होते हैं बेसिकली। एनिमल किंगडम में था ये राउंड वॉर्म्स और साथ में फ्लैट वॉर्म्स, प्लेटीहेलमिंथिस, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जो हेलमिंथ्स से डिजीज हो रहे हैं, वॉर्म्स से, राउंड वॉर्म्स से हो चाहे फ्लैट वॉर्म्स से हो, वो कौन से होते हैं, हेलमिंथिक डिजीज होते हैं, ठीक है। नॉर्मल है काफी। एस्केरियसिस, एस्केरियस जो होती है वो एक राउंड वॉर्म होती है, एस्केरिस लंब्रिकोइड्स, ठीक है। इसके लिए दवाइयां भी दी जाती है, एल्बेंडाजोल, ठीक है। तो वही बता रखा है कि ये जो डिजीज है ये एस्केरिस एक राउंड वॉर्म है, एस्केरिस लंब्रिकोइड्स, उससे ये बीमारी होती है। अफेक्ट क्या करता है, इंटेस्टाइन ऑफ मेन, ये भी इंटेस्टाइन को खराब कर रहा है, ठीक है। इंटेस्टाइन पे जाके ये अटैक करेगा। तो सारे सिम्टम कौन से आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम वाले, ठीक है। ट्रांसमिट किससे होता है, कंटामिनेटेड वाटर, खाना पीना हम अपना ठीक नहीं रख रहे, कंटामिनेटेड वाटर पी लिया, वेजिटेबल्स ऐसी खा ली जो कि कंटामिनेटेड थी, खराब थी, सड़ी गली फ्रूट्स कभी खा लिए, ठीक है, गलती से खा लिए। तो बेसिकली हुआ क्या कि उसकी वजह से ये बीमारियां होती है, कौन सी, एस्केरियसिस। सिम्टम्स क्या होते हैं अगर किसी इंसान को एस्केरियसिस है, इंटरनल ब्लीडिंग, जो विसराज है उसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये वॉर्म है, ये वहां पे जाके उसको खाना शुरू कर देता है तो ब्लीडिंग करवा देगा उधर। मस्कुलर पेन, उसके मसल्स में पेन होना शुरू हो जाएगा। मसल्स भी कौन सी है, उसके विसरा के अंदर की मसल्स है, ठीक है। कोई भी विसरा है उसके अंदर जो स्मूथ मसल प्रेजेंट है उसके अंदर क्रैम्प्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, फीवर रहेगा, साथ में अनीमिया हो सकता है उसको, ठीक है। हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, दिस इज इंटेस्टिनल पैसेज, क्योंकि इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहे हैं तो इंटेस्टिनल पैसेज को जाके ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि इसके सिम्टम क्या क्या है। तो ये एस्केरियसिस यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, अब दूसरी बीमारी क्या है, ये भी हेलमिंथिक डिजीज है, दैट इज एलिफेंटाइसिस, कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो लोअर लिम्ब है वो एलिफेंट की तरह दिखता है, ठीक है। तो एलिफेंटाइसिस या फिर फाइलेरियसिस। तो बेसिकली इसमें होगा क्या कि होता किससे है, व्यूशेरिया बैनक्रॉफ्टाई या फिर व्यूशेरिया मलाय, इसके हेलमिंथ्स होते हैं, दो पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, व्यूशेरिया बैनक्रॉफ्टाई या फिर व्यूशेरिया मलाय। तो वेक्टर कौन है इसका, क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से ये पूरी बीमारी जो है वो इन्फेक्ट होती है, पूरी स्प्रेड होगी, ठीक है। अफेक्ट क्या करता है, अब ये पता होना चाहिए कि अफेक्ट क्या कर रहे हैं। तो अफेक्ट ये करता है लिम्फेटिक वेसल्स हमारी बॉडी में, जैसे कि अगर बात करें तो सर्कुलेशन किसका है, वेनस ड्रेनेज होता है एक, लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, यानी सर्कुलेशन सबका चल रहा है, ब्लड का चल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का चल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का चल रहा है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में सर्कुलेशन किसका चलता है, लिम्फ का। अब लिम्फ का हमारी बॉडी में सर्कुलेशन चल रहा है तो उसको पूरा उस पाथवे के लिए पर्टिकुलर वेसल्स बनी होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड के लिए ब्लड वेसल्स बनी है, ऐसे ही लिम्फ के लिए लिम्फेटिक वेसल्स बनी है, जो कि एलिफेंटाइसिस के टाइम पे पूरी इन्फेक्ट हो जाती है।
तो लिम्फेटिक वेसल्स को खराब करेगी। लिम्फेटिक वेसल किसकी? लोअर लिम्ब की, होल बॉडी की नहीं है, लोअर लिम्ब्स की लिम्फेटिक वेसल्स को खराब करती है। साथ में जेनिटल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी भी वहां पे भी जाके ये पूरा इन्फ्लामेशन कोज करते हैं। ट्रांसमिट कौन कर रहा है? बाइटिंग, ऑब्वियसली फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, वही वेक्टर, अगर वेक्टर कहीं प्रेजेंट है तो ट्रांसमिट भी उसी के थ्रू हो रहा है। सिम्टम्स इसके क्या होते हैं? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, एक ऐसी इन्फ्लामेशन होती है लंबे टाइम तक चलती है, क्योंकि अगर किसी को एक बार एलिफेंटाइसिस होगा वो थ्रू आउट द लाइफ रहता है, तो ये क्रॉनिक सिम्टम है एक, ठीक है। ऑफ द ऑर्गन, जो भी ऑर्गन है जिसमें भी है, तो बेसिकली उसमें क्या होगा, जिस ऑर्गन में इसमें पर्टिकुलर इन्फेक्शन हुआ है तो वहां पे अच्छा खासा इन्फ्लामेशन रहता है पूरी थ्रू आउट द लाइफ, तो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन रहेगा जहां पे भी इन्फेक्ट करता है। अब नॉर्मल स्वेलिंग, फूल जाता है पूरा, तभी ये एलिफेंटाइसिस बोल रहा है, हाथी पैर, कि पूरा जो उसकी बॉडी है पूरी स्वेल कर जाती है। अगर लोअर लिम्ब की लिम्फेटिक वेसल जो हो रही है, जो है वो अफेक्ट हो रही है, तो बेसिकली होता क्या है कि वो पूरा स्वेल कर जाता है पार्ट लोअर लिम्ब में। लोअर लिम्ब में स्वेलिंग हो जाएगी, स्क्रोटम में, पेनिस में, ये बेसिकली क्या है कि वहां पे पूरी स्वेलिंग हो जाती है इन द केस ऑफ एलिफेंटाइसिस और फाइलेरियोसिस। ये देखो, ये होता है एलिफेंटाइसिस के केस में कि ये ऑर्गन है, ये तो नॉर्मल है, थोड़ा सा यहाँ पे भी कुछ स्वेलिंग आ रखी है देखें तो। फिर यहाँ पे देखो जेनिटल्स पे स्वेलिंग आ गई है, स्क्रोटम, पेनिस, सब कुछ उसका अफेक्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे स्वेलिंग आ गई है, स्वेलिंग किसकी आई है? लोअर लिम्ब की। स्वेलिंग किसकी आई है? लोअर लिम्ब की, ठीक है। तो वही ये बता रहा है कि पूरे पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है इन द केस ऑफ एलिफेंटाइसिस, यही बता रखा है यहाँ पे कि लोअर लिम्ब में स्वेलिंग रहेगी। तो ये आप एनसीईआरटी के डायग्राम्स एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अब बता दीजिए फंगल डिजीज, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो फंगल डिजीज कौन से हैं जो कि फंजाई कॉज कर रही है, फंजाई की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि फंजाई की वजह से ये डिजीज होते हैं। तो फर्स्ट है रिंगवॉर्म, एड भी देखते हैं कि उसको फंगल इन्फेक्शन हो गया, नेक पे हो गया, स्कैल्प पे हो गया, ठीक है। कर कौन रहा है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है। तो बेसिकली ये फंजाइज के नेम है, फंगस के नेम्स है ये तीनों, इनकी वजह से क्या हो रहा है, उसको बेसिकली कौन सी बीमारी हो रही है? फंगल इन्फेक्शन या फिर रिंगवॉर्म। तो रिंगवॉर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि जहां पे इन्फ्लामेशन होता है ना, वहां पे ऐसे बन जाता है, ऐसे गोल गोल, तो वो रिंगवॉर्म इसीलिए बोलते हैं जहां पे भी ये पर्टिकुलर होता है। वैसे और भी एक्सेप्शंस हैं इस केस में, इसीलिए रिंगवॉर्म बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर फंजाइन है जिनकी वजह से जो है रिंगवॉर्म कॉज हो रहा है, फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। एपिडर्मोफाइटोन भी क्यों बोल रहे हैं? एपिडर्म मतलब स्किन, स्किन के ऊपर ये इन्फ्लामेशन करेगा, तो अफेक्ट क्या करता है? स्किन के ऊपर, नेल्स के ऊपर, जहां पे स्किन के फोल्ड्स हैं। देन ग्रोइंग, यहाँ पे स्किन के फोल्ड्स प्रेजेंट होता है, नेक पे हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्किन के फोल्ड्स प्रेजेंट है। ट्रांसमिट कैसे होता है? कोई अपना इन्फेक्टेड सामान शेयर कर रहा है आपस में, टॉवल, क्लोथ्स, कॉम्ब के थ्रू भी हो जाता है लोगों को, ठीक है। सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर फंगल इन्फेक्शन किसी को हुआ है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ड्राई स्किन रहेगी, ठीक है। लीजन्स हो जाते हैं, इसको करेक्ट कर लेना, स्केली लीजन्स, लीजन्स हो जाते हैं नील्स के ऊपर, स्कैल्प में। इचिंग, उसमें खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जहां पे अगर ये पर्टिकुलर स्कैल्प के ऊपर है, साथ में अगर चिन पे हो गए हैं, तो बेसिकली क्या है कि इसमें इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, स्केली लीजन्स हो जाते हैं, काफी स्केली होते हैं, ऐसे दरदरे लीजन्स होते हैं ये, ठीक है। देख सकते हैं ये रहा, ठीक है। तो ये स्केली लीजन्स यहाँ प्रेजेंट है, अगर देखें तो ये किसने अफेक्ट किया है? फंगस ने। तो इसको स्किन के ऊपर प्रेजेंट हो गया, और स्किन के ऊपर जो इन्फेक्शन हुआ है उसमें बेसिकली क्या हुआ कि उसको लीजन प्रेजेंट हो गए, कैसे हैं वो? स्केली है काफी, और उसमें इचिंग भी हो सकती है। तो ये फंगल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इन्फेक्शियस डिजीज यहाँ पे इतना खत्म हो गया है, जिसमें हमने बैक्टीरियल, वायरल, हेलमिंथिक, मलेरियल, ठीक है, यानी प्रोटोजोअल, साथ में फंगल डिजीज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट क्लास में
थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि इन्फेक्शियस डिजीज में ऐसे कौन से हम कंट्रोल मेजर्स हैं जो कि अपनी लाइफ में अपना सकते हैं जिनकी वजह से इन्फेक्शन कम फैले। साथ में फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हैं वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को जहां तक अभी मैंने पढ़ा दिया है वो सारा आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।